विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार अडानी के मुद्दे पे बहस ना हो इसके लिए चाहती नहीं संसद चले। नहीं, कल करी ही बहस। 5 दिन से लोकसभा तो चल ही रही है। हमें कुछ नहीं छिपाना है, किसी मुद्दे पर नहीं छिपाना है, मगर उनको बहाना चाहिए कि संसद कैसे बंद करनी है। बात तो सही है। तो जो गौतम अडानी पर यूएस फेडरल कोर्ट में इंडाइटमेंट आई, जो आरोप लगे, देश के गृह मंत्री के तौर पे, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता के तौर पे, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं और इनकी कैसे तहकीकात होगी? देखिए, कोई भी सरकार किसी और देश की कोर्ट में कोई आरोप लगे है, इसके मीडिया रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकती है। अच्छा, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती। जब हमारे पास कागज आएंगे, इसका अध्ययन होगा, तब देखेंगे। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक हैं, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, अब भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। वो फोर्स इसलिए चिपकाता है कि जीप कांड से लेकर सीरीज जॉब भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल। सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। सर इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली आज ही मैंने ये कहा था कि अगर मैं अमित शाह जी से प्रश्न पूछने का मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी कुछ कहा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। मेरे को एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? अभी पता चलेगा। देखिए, कुछ लोगों के लिए खुद का इंटरेस्ट धर्म से डिसाइड होता है। धर्म से मतलब ड्यूटी से, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसाइड होता है। ये फर्क है राम और रावण में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। सर क्योंकि आपने अहंकार पे बोला था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था और जो भगवान राम थे उसे अहंकार का ज्ञान था। तो ये दोनों में भी ये धर्म की डेफिनेशन में ही आ जाता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चणक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है, जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। क्या बोला तूने? दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट देश के गृह मंत्री अमित शाह और पत्रकार राहुल कंवल के बीच होने वाली है। इस डिबेट में इंडिया अलायंस और कांग्रेस का गुणगान करने वाले राहुल कंवल ने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर राजनीति और चुनाव आयोग को लेकर कई तीखे सवाल दागे, लेकिन जवाब में अमित शाह ने राहुल को ऐसे घेरा कि इसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या हुआ। वीडियो बहुत मजेदार है, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात करें तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है। देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहां केग लगाता था, आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे। बात तो सही है। और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। बता दे, क्या निजी बात? क्या छीन टपाक डम डम। तू समझा? हाँ। छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे।
आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। में आया विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विदेशी संस्थानों से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट में अपनी डेब्यू स्पीच की और उन्होंने कहा कि देखिए जो संस्थान है उनको मोदी सरकार ने कमजोर कर दिया। या कैग हो, सीएजी हो या फिर सीवीसी हो, जिस तरह से पहले आरटीआई में जवाब निकलते थे, आपने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से कमजोर कर दिया कि वहीं पे अब कोई जवाब निकल नहीं रहा इस तरह का। अब सारी दुनिया, इनका आरोप है कि मोदी सरकार के कब्जे में है। अच्छा, प्यारी समझ गई। कोर्ट भी मोदी सरकार के कब्जे में है। इस देश में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट हैं, वो भी मोदी सरकार के कब्जे में है। केक भी मोदी सरकार के कब्जे में है। नहीं। और विजिलेंस कमिश्नर भी मोदी सरकार के कब्जे में है। आपका जब समय था तब आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन ने ही आपके घपले घोटाले उजागर किए थे। और संस्थानों पर कब्जा कैसे जमाना है और कांग्रेस कैसे संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को तोड़ती मरोड़ती थी, राहुल गांधी को कम से कम मोदी जी के जवाब के बाद तो मालूम पड़ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या लोकसभा में 2 और होते हैं, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है? भाई मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। सर 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आज भी मैं कहता हूं कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। क्या बात है सर, आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है। जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जवाब करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं। नहीं, तो जीते तो हम भी है, मगर लक्ष्य तो कोई भी आदमी बड़ा रखेगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है? बात तो सही है। नहीं, थोड़े से आप ही के लोग ठंडे पड़ गए, उनको लगा कि चलो मेरा सांसद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हराना है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अमित भाई तो आ ही रहे हैं। देखो भाई, कई कारण होते हैं जय पराजय का,
कई प्रचार ऐसे होते हैं भ्रांति फैलाते हैं, और कई चीजें ऐसी होती है जो चुनाव में मैटर करती है। इतना सरलता से यहाँ बैठकर 5 सितारा होटल में निर्णय नहीं हो सकता, गांव-गांव की धूल फाकनी पड़ती। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पारी आने वाली, क्योंकि आपकी लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। आपको देखो पता भाई, था कि 240 आएंगी, आपके सरप्राइज था? मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं। कभी हार जाऊंगा ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। सर, जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं, तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टॉप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गए, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी, तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया। और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई, वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा में कटौती होगी। कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसा नहीं होता है, नोटिस जाती है। राहुल जी, आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ, आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते, एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारे उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं, इटली गए क्या?